हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों जो है 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत और चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है। क्लियर है? और उसी में कल हमने दिल्ली सल्तनत के कुछ बादशाहों के बारे में पढ़ा। जैसे हमने मिनाज सिराज के विचार में रजिया सुल्ताना को पढ़ा, रानी किद्दा के बारे में पढ़ा और रानी बाबकर उधरमा के बारे में पढ़ा कि उस जमाने में भी जहां लिंग भेद का इतना अंतिकरण था और वहां पर भी आप देखेंगे कि महिलाओं ने किस तरह से उत्कृष्ट आपका शासन किया है। इन सबको देखा। तो देर न करते हुए हम चलेंगे सीधा डिजिटल बोर्ड पर। कोई डाउट कैरी होगा वही लेंगे। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले आप चैप्टर पर पहुंचिए। तो आप चैप्टर पर पहुंचेंगे। चैप्टर पहुंचने का मतलब है हमको रिवीजन करना है। तो चैप्टर नंबर 3 दिल्ली के सुल्तान। अब इस चीज से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है जब हम इन चैप्टर को पढ़ते हैं। चलिए, देख लिया, इतना पढ़ चुके थे, इतना हम लोग देख चुके थे। चलिए, तो मिनाज सिराज ने क्या लिखा था, इतना हो गया। गैरसन शहर का मतलब समझ आया? किलेबंद बसावट जहां पर सैनिक रहते थे। तो गैरसन का मतलब है जहां पर सैनिक रह रहे हैं, या छावनी या परिसर। जैसे हम बोलते हैं आज की तारीख में पुलिस लाइन है, छावनी है, ये सब कैसे हैं? उस समय के गैरसिन है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया और इतना हम लोगों ने आपका एक एक करके अच्छे से बात भी कर ली और इन पर हम बात करेंगे। दूसरा विस्तार पर हम चल रहे हैं। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमाओं पर है, जहां अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करने में सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान महमूद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। अभियान में सुल्तान सेनाओं के हाथ, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान वस्तु और ये सब चीजें कैसी हैं, हमने अपनी कब्जे में ले ली थी और इन सारी चीजों को हमने आपका अच्छे से आपका देखा कि भाई कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं और इनको हम जो है आपका देख पाते हैं। ठीक। दिल्ली सल्तनत की ओर से सेनाओं की शुरुआत, अपेक्षाकृत जो आपकी कमजोरी थी वो भी हमने देखने का और जो है जानने का प्रयास किया है। ठीक। मगर 150 साल बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक हमने एक विशाल क्षेत्र में अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसकी सेनाओं को इन्होंने आपके परास्त किया, शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासकों में फैलती चीजें, इनके वसूली क्षेत्र और इन सब पर हमने नियंत्रण किया और देखा कि ये ताकि कितने प्रभावशाली हैं। ठीक, कितने हैं, ताकि ये कितने प्रभावशाली हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने देखने का और इन सब को चीजों को जानने का हमने प्रयास किया कि आखिर में कैसे कुछ क्यों है, हम इनको अच्छे से देख पाए। क्लियर है? अब हम इसी अभियान को अगर हम आगे बढ़ाएं और देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको बड़े अच्छे से क्लियर होंगी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी अभियान हम लोग देख रहे हैं, चित्तौड़गढ़ का अभियान, रणथंबोर, कड़ा मानिकपुर का जो अभियान है, मांडू अभियान, ये सब देखते हैं। और सब देवलगिरी, जो देवलगिरी था उस समय सेंट्रल पॉइंट हो रहा था क्योंकि सब अटैक देवलगिरी तक बढ़ रहे थे। तो क्या कोई कांगड़ा से करे, रणथंबोर दिल्ली से करें, उस समय में आप मान लीजिए कि दक्षिण की तरफ बढ़ने में सबसे पहले देवगिरी और वारंगल को जीतना जरूरी था। ठीक। अब देखिए, कह रहे 12वीं शताब्दी के आखिर के दशक में बनी कुतुबुल उल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुल उल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, मीनार का मतलब ये होता है जो ये ऊंचे खंबे खड़े हैं ना, ये वाले जो खंबे हैं इनको कहा गया है मीनार। यह है जामा मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? जामा मस्जिद। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद। यह सुल्तान द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिली ए कुल्हा यानी कि पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने
और भी विस्तार किया। इसमें 3 मीनार सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई। तो आप देख सकते हैं बनाने का जो आपका ये मस्जिद आपको मिली है, आप इसको देखेंगे, ठीक। इल्तुतमिश और खिलजी द्वारा तैयार है। तो सबसे पहले इस मस्जिद को आप थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। तो पूरा अच्छे से ये ब्यौरा आपको देखने के लिए मिलेगा। देख रहे हैं? तो मीनार आपको दिखाई देगी, ऐसी मीनार है। इसके पार्ट बने हुए भाग, हर एक रूप को आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, देख लिया। हम बात कर रहे हैं मस्जिद की। मस्जिद अरबी का शब्द है, तो ना उर्दू का शब्द है ना फारसी का। मस्जिद अरबी का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा यानी कि घुटने और माथा टेके। तो मस्जिद का अर्थ क्या है? ऐसा स्थान जहां पर मुसलमान अल्लाह की आराधना करें, मत्था टेकें, सजदा करें। जामा मस्जिद वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं। तो जामा का मतलब क्या है? एकत्र होकर नमाज पढ़ना। और नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानित और विद्वान पुरुष और नेता को कहते हैं इमाम। क्या कहते हैं? इमाम। क्या कहा गया? इमाम के रूप में चुनते हैं। इमाम शुक्रवार की नमाज को धर्म उद्देश्य यानी कि खुतबा भी पढ़ते हैं। अगर इमाम कुछ बात कह रहे हैं, धर्म की बात कह रहे हैं कि इस तरह से करिए, तो वो क्या हो गया? खुतबा। तो धर्म उपदेशों को अरबी भाषा में खुतबा कहा गया। और नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, तो इसलिए मक्का का दिशा यानी कि कबीला कहा जाता है। तो हम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ कहाँ पड़ता है? मक्का पश्चिम दिशा में पड़ता है, इसलिए सब लोग पश्चिम की तरफ मुंह करके आपका नमाज पढ़ते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी ने हमको कितनी हमारा नॉलेज को इनहेंस किया कि भाई मस्जिद का मतलब अरबी का फारसी शब्द है, ऐसा स्थान जहां पर मुसलमान इकट्ठा होकर सजदा करें। और जामा मतलब जहां सब लोग एकत्र होकर नमाज पढ़ सकते हैं। उनका जो नेता है, जो उनको रस्म वगैरह बताए कि भाई किस तरीके से पढ़ना है, जो सम्मानित और विद्वत है, उनको कह दिया इमाम। और अगर इमाम कोई धर्म उपदेश देते हैं उसको कहते हैं खुतबा। क्लियर है? और नमाज जो पढ़ी जाती है वो आपका पश्चिम तरफ मुंह करके पढ़ते हैं। कारण है कि जो वहां से मक्का जो है हमारे यहाँ से पश्चिम दिशा में पड़ता है, तो इसलिए पश्चिम की ओर मुंह करके नाम पढ़ते हैं। और मक्का की दिशा की ओर आपका क्या कहते हैं? उसको उसको बोलते हैं, जिससे हम पश्चिम की ओर मुंह करके पढ़ते हैं, किबला। क्या कहते हैं? किबला कहा जाता है। क्लियर है? तो इतना एक बार देखिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे हम लोग। अभी इसमें मतलब अभी शेष पढ़ेंगे इसी में। देख लीजिए एक बार। क्लियर है? देख लिया हम लोगों ने। अब आप देखिए बेगमपुरी मस्जिद। यह तुगलका यह मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली में नई राजधानी जहांपना विश्व की शरणार्थी स्थली। जहांपना का मतलब विश्व की शरणार्थी स्थली। मुख्यतः मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। ऐसा
ये मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी और आप देख सकते हैं कैसे दिखाई गई है। कीबाल कहते हैं इसको। देख लिया। दिल्ली के सुल्तान ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनाई। दिल्ली के सुल्तान ने बहुत सारे इलाकों में क्या है मस्जिदें बनाई, जिनसे मुसलमान और इस्लाम संरक्षक के होने के दावों को बल मिला। मस्जिदें बनाने का क्या कारण था? जो मुस्लिम विचारक आ रहे हैं, जो जो इस्लाम की रक्षा करना चाह रहे हैं, उनको एक बल मिलता है। मान लीजिए कहीं किसी का आश्रय हो, ठिकाना हो, या किसी का स्थल जो है अचल संपत्ति हो, तो उसके स्थायित्व को वापस दर्शाती है। समान आचार संहिता और श्रद्धा का पालन करने वाले श्रद्धालु के परंपरा एक दूसरे से जुड़े का बोध होता है। कैसे है? एक दूसरे से जुड़े होने का बोध भी है। मस्जिदें सहायक होती हैं, एक समुदाय एक अंग होने का मकरोध बाप का प्रबल करना जरूरी है, क्योंकि मुसलमान अनेक पृष्ठभूमि की प्रकृति से आते हैं। कैसे हैं? आले जो अलग अलग भूमि है, पृष्ठभूमि है, उन सबकी प्रकृति से क्या है ये लोग आते हैं। सबकी कैसा है? पृष्ठभूमि अलग है, सबकी प्रकृति कैसी है? अलग है। वो उस तरह से दिखाई देते हैं। चलिए, देख लिया हमने। अब ऐसे ही आप मौट की मस्जिद देखिए। सिकंदर लोदी का जो शासनकाल है उसके द्वारा बनाई गई चीजों को आपको देखिए। ठीक है। और जामली जो वहां कमिल की मस्जिद है 1520 में बनी है, और उस दशक के जो अंतिम दिनों में बनाई गई जो मस्जिद है इसे हमने देखा है। क्लियर है? ये आपको क्लियर होगा। ठीक। ठीक। अब ऐसे ही आप देखने के बाद इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समाकेशन यानी कि नजदीक से नजर को हम लोग देखेंगे। तो है क्या प्रशासन में, कैसे जुड़ी की चली हैं, कैसे दोनों के नजदीकी हैं, क्या कॉमन से झलकते हैं, इन सब पर जो है हम लोग आपका बात करने वाले हैं, और इसी पर हम लोग आपका एक एक करके इन सारी चीजों को पढ़ेंगे और देखेंगे। दिल्ली सुल्तान विशाल साम्राज्य के थमकेतन के लिए एक विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत थी। कैसे थे? विश्वसनीय। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के लिए
अपने विशेष गुलाम सूबेदार नियुक्त करना पसंद करते थे। इसमें गुलामों को फारसी में बंदगां कहते थे। तो जो गुलाम है, गुलाम को फारसी में क्या कहा गया? तो आपको पता होना चाहिए, बंदगां कहा गया। इन्हें सैनिक सेवाओं के लिए खरीदा जाता था। जो सैनिक सेवा होती है उसके लिए खरीदते थे, और महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से आपका प्रशिक्षित थे। कैसे थे? बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित थे, चूंकि पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करते उन पर आपका निर्भर हो सकते थे। कहते थे यही कारण है कि वो अपने मालिक के प्रति विश्वास था, और सुल्तान को भी उनके विश्वास के ऊपर ही निर्भर हो सकते थे, या कह सकते हैं कि उनके विश्वास के ऊपर ही निर्भर रहते थे। कौन? सुल्तान। बेटों से बढ़कर होते थे गुलाम। अब देखिए, गुलामों के बारे में लिखा गया कि बेटों से बढ़कर थे गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हम पाल पोस रहे हैं, वे आगे बढ़कर उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, और अच्छी तकदीर हुई तो पूरी जिंदगी में कभी कभी योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। ऐसा ही गुलाम मिला था इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका? महमूद गोरी का। जो महमूद गोरी का जो गुलाम था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। क्लियर हो गया? बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से बढ़कर है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानना कोई कारण समझ आता है? कह रहे बेटों से बढ़कर कोई गुलाम है, कोई उसका कारण आपको समझ आता है? ठीक, ये हमको देखना है। खिलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्गों को ऊंचे राजनीतिक दलों पर बैठते हैं। ऐसे लोग सेनापति और सूबेदार जैसे पदों पर दिए जाते हैं, लेकिन इनसे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। क्या होती है? जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो उत्पन्न होती है। जैसे गुलाम और आश्रित अपने मालिकों को संरक्षित के प्रति वे वफादार रहते हैं। होता क्या है, जो जो आपके गुलाम हैं, वो जो उनके अपने मालिक हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो उनके अपने संरक्षक हैं, वो उनके प्रति वफादार रहते हैं, उनको उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। यानी कि मान लीजिए गुलाम जिसने खरीदा है वो उसी के प्रति उत्तरदायी है। अगर मान लीजिए किसी बादशाह ने खरीदा था, कल दिन को उसके बादशाह का लड़का का सिंहासन में बैठता है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो केवल उस व्यक्ति के लिए उत्तरदायी है जिसने वो खरीदा है। तो क्या लिखा है? मगर उनके उत्तराधिकारी के लिए नहीं। नए सुल्तानों के प्रति अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप नए शासक सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकरार शुरू होती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग में कई तरह का धक्का भी लगता था। मान लीजिए कोई बादशाह था, अब वो हटा, उसकी जगह उसका लड़का बैठा, उसका उत्तराधिकारी आया, और वो कभी कभी क्या होता था कि नीचे के वर्गों को, देखिए उस समय भी वर्ग बटा हुआ था, ये कह सकते थे कि वो लोग नहीं मानते थे, भारतीय मुसलमानों को कमजोर मानते थे, तो जब उनको उच्च पदों पर बैठाया गया तो जो लोग पहले से बैठे उनको बड़ा धक्का लगता था, यार ये कैसे हो गया, ये कैसे इस पद पर बैठ सकता है, या क्यों बैठा दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी कहानी और घटनाएं हमको देखने के लिए मिलती। फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को पद पर बैठाने के लिए दिल्ली में सुल्तानों की आलोचना की है, कि जो निचले खानदान के लोग हैं उन लोगों को तुमने पदों पर बैठाया है, तो बहुत मसलों में जो सुल्तान है उनकी भी आलोचना हुई है। उन पर क्या हुआ है? उनकी आलोचना हुई है। क्लियर है? देख लिया बच्चों, आगे बढ़े। चलिए,
सुल्तान महमूद तुगलक ने अजीज खुर्रम नामक काला शराब को बेचने वाला था, फर्जी हजे नामक था, और एक आपका बावर्ची लड्डा पीर नामक मालिकों को ऊंचे प्रशासन पदों पर बैठाया। कह रहे उस जमाने में जो आपके नाई थे और जो आपके बावर्ची थे और लड्डा पीर नामक जो आपके माली थे, उन लोगों को उन्होंने क्या कर दिया, शासन पर बैठाया। किसने? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसलिए उसको पागल बादशाह भी कहते थे बहुत बार। कि 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, इनका पूरा नाम है जियाउद्दीन बर्नी, तो कह रहे हैं कि जियाउद्दीन बर्नी ने कुछ लिखा इनके बारे में। नियुक्ति करते हुए कहा कि सुल्तान ने राजनीतिक विवेक के नशा और शासन करने की अक्षमता का उदाहरण दिया है। क्या लिखा उसने? कि भैया जिस तरह की बादशाह ने नियुक्ति करी है ना, ये बताता है कि बादशाह को सत्ता का नशा है और उसमें अविवेक की क्षमता है, यही कारण ये सारी चीजें हुई हैं। कैसा है? ये सारी चीजें इसमें हुई। क्लियर है? ये हमको देखना है। ठीक, क्लियर है? तो हमने इस तरीके से यहां तक आपका देख लिया। ठीक, तो क्या क्या चीजें हुई, किस तरह के सुल्तान ने ये काम किया, इन सारे चीजों को हमने आपका देखा, इन पर आपका हमने बात किया। ठीक है, तो ये हमको सारा आपका देखना है और हमको इन सारों पर आपका बात भी करनी है। क्लियर है? ठीक रहेगा इतना? ठीक, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार की? ठीक है, चलिए देख लिया। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस तरीके से समझ आया कि कैसे कैसे उन लोगों ने शासन किया, क्या क्या चीजों को बढ़ाया, किस तरीके से वो अपनी चीजों को बढ़ा रहे थे, उनका हर चीज के पीछे करने का क्या रीजन, क्या कारण वो आपका बता रहे थे, और क्या कारण वो वैलिड कारण थे, उन सब पर हमने एक एक बिंदु करके हमने बात करने का प्रयास किया और उसको देखने का प्रयास किया कि आखिर में किस प्रकार और कैसा कुछ ये रहा। क्लियर है? तो इन सब चीजों का हम लोगों ने विश्लेषण किया, कुछ चीजों को पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर जाकर एक बार रिवीजन करेंगे। कोई डाउट क्वेरी बनेगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।